एक औरत के चीखने की आवाज़ जब आधी रात को मुझे सुनाई देने लगी तो मैं तुरंत ही अपने कमरे से बाहर आई। वह आवाज़ें पास के ही एक कमरे से आ रही थीं। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा पसरा हुआ था। ठीक से कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था, लेकिन जिस कमरे से आवाज़ आ रही थी वहाँ पर अंदर कोई छोटा सा बल्ब जल रहा था, जिससे रोशनी छन छन कर बाहर निकल रही थी। मैं जैसे ही उस कमरे में पहुंची और दरवाज़ा खोला तो सामने का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ चुके थे। एक आदमी मेरी दीदी के साथ सारी मर्यादाओं को तोड़ उस वक्त मैंने सामने जो हालात देखे, उन्हें देखकर मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई थी। जैसे ही मैं अपनी सहेलियों के साथ खेतों से घूम फिर कर वापस घर आई तो मैंने घर के सामने ही दो बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी देखीं, जिन्हें देखकर मैं चौंक गई। मैं सोचने लगी कि मुझ जैसे गरीब लोगों के घर इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों से भला कौन आ गया। मुझे किसी अनहोनी का अंदेशा होने लगा। जब कभी किसी गरीब के यहाँ कोई अमीर आता है तो वह गरीब बेचारा बहुत घबरा जाता है। ठीक यही हाल मेरा भी था। मैं तुरंत ही दौड़कर अपने घर के अंदर गई तो घर के अंदर मैंने जो कुछ देखा उसे देखकर मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गईं। वहाँ कई सारे आदमी बैठे हुए थे। वहीं पर मेरे चाचा चाची भी बैठे हुए थे। वह लोग उनसे कुछ बातें कर रहे थे। जैसे ही मुझे चाचा ने देखा, उन्होंने तुरंत ही आंख के इशारे से मुझे अंदर कमरे में जाने का इशारा कर दिया। मुझे पहले तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। जब मैं कमरे के अंदर गई तो मेरी चचेरी छोटी बहन इस कमरे में थी और वह भी दरवाजे की ओट से बार बार झाँक कर बाहर देख रही थी। मैंने उसे तुरंत ही अंदर जाकर पूछा कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो वह कहने लगी, पता नहीं कि लोग ये कुछ बातें कर रहे हैं, शायद शादी की बात हो रही है, लेकिन किसकी मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसकी बात सुनकर मैं समझ गई कि शायद ये लोग मेरी ही शादी की बात करने के लिए आए होंगे, क्योंकि मेरी चचेरी बहन तो मुझसे छोटी है, लेकिन इतने बड़े घर के लोग भला मुझसे शादी करने के लिए क्यों आए होंगे। थोड़ी ही देर के बाद चाची कमरे में आ गई और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जल्दी से तैयार हो जाऊं, क्योंकि थोड़ी ही देर में बाहर जो लोग बैठे हुए हैं उनके घर की औरतें भी मुझे देखने के लिए आने वाली हैं। मैंने चाची से फिर से वही सवाल पूछा, जिसका जवाब शायद मैं खुद ही पहले ही दे चुकी थी। मैंने कहा कि आखिर ये लोग कौन हैं। तो चाची कहने लगी, अरे मैथिली, तू तो बड़ी ही भाग्य वाली निकली। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तेरी शादी इतने बड़े और अमीर खानदान में होगी। देख, तेरे लिए खुद इतने बड़े परिवार का रिश्ता हमारे दरवाजे पर चलकर आया है। मैंने चाची की तरफ हैरानी से देखा। मुझे उनकी बात समझ नहीं आ रही थी। भला मुझ में ऐसे कौन से हीरे मोती जड़े थे जो इतने बड़े परिवार का रिश्ता खुद दरवाजे पर चलकर आया मेरा हाथ मांगने के लिए। चाची उन लोगों का गुणगान करते हुए मेरे सामने कहने लगी, मालूम है, ठाकुर परिवार से रिश्ता आया है। हमारे पास का जो गांव है वहाँ के ठाकुर खानदान के बेटे का रिश्ता है। तू तो वहाँ जाकर राज करेगी, राज। चाची के चेहरे से खुशी तो ऐसे टपक रही थी जैसे जलेबी से चाशनी। लेकिन मैं मन ही मन सोचने लगी कि इसमें खुश होने की जगह तो शक करने वाली बात है। भला मुझ जैसी गरीब लड़की को ठाकुर परिवार के लोग अपने घर की बहू क्यों बना रहे हैं। थोड़ी ही देर के बाद बाहर से औरतों की आवाज़ें आने लगीं, जिससे मैं ये समझ गई कि उनके परिवार की महिलाएं भी अब आ चुकी हैं। मैं भी इधर तैयार हो चुकी थी। मैं चाचा के कहने पर अपनी छोटी बहन के साथ उन लोगों के सामने पेश हो गई। वह मेरी खूबसूरती को देखकर तारीफ करते हुए थक नहीं रहे थे। खूबसूरत तो मैं बचपन से ही थी, क्योंकि मैं अपनी माँ पर जो गई थी, लेकिन बदकिस्मती मेरी ये थी कि मुझे कभी अपने माँ बाप का प्यार ना मिल सका। उनके मरने के बाद मुझे मेरे चाचा चाची ने ही पाला था। थोड़ी देर बाद सारी बातें तय हो गईं। इसके बाद वह लोग वहाँ से चले गए। मेरे चाचा बहुत खुश थे। कहने लगे, एक बार मैथिली का रिश्ता इस घर में हो जाए फिर तो जीवन भर की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इतने बड़े ठाकुर खानदान से रिश्ता जुड़ जाएगा तो पूरे गांव भर में मजाल है जो कोई आंख उठाकर भी देख ले। और फिर हमारी संध्या के लिए भी देखना, कितने अच्छे अच्छे और बड़े घर के रिश्ते आने लगेंगे। ठाकुर परिवार से जुड़ने से हमारा भी नाम हो जाएगा। हर कोई हमें इज्जत की नज़र से देखेगा। सच में मैथिली हमारे लिए बहुत ही भाग्यवान निकली। मैंने चाचा से कहा, मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही कि भला मैं घर बैठे बिठाए इतनी भाग्यवान कैसे बन गई। इतने बड़े घर का रिश्ता मेरे लिए आखिर क्यों आया। वैसे तो गांव के थोड़े से पैसे वाले लोग भी हमें इज्जत की नज़र से नहीं देखते, क्योंकि हमारे पास ना तो पक्का मकान है
और ना ही पर्याप्त जमीन। फिर इतने बड़े परिवार के लोग अचानक से हमसे रिश्ता क्यों जोड़ना चाहते हैं? इस पर मेरे चाचा और चाची दोनों लोग ही सकपका गए और एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए जैसे उन्होंने आपस में इशारे से कुछ कहा और फिर खामोश हो गए। वह मेरी बात को टालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं अपने चाचा का हाथ पकड़कर वहीं बैठ गई और जिद करने लगी कि आखिर इस सब के पीछे असली वजह क्या है, आप मुझे बताइए, वरना आपको तो पता है कि मैं कितनी जिद्दी हूँ। अगर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं भी ये शादी हरगिज नहीं करूँगी। इस पर मेरे चाचा बुरी तरह से घबरा गए। कहने लगे, पागल हो गई है क्या? तेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है, जिंदगी भर ठाठ से जिएगी, किसी भी ऐसो आराम की कमी नहीं होगी। रुपया पैसा तो तेरे कदमों में पड़ा रहेगा, इतने जेवर होंगे तेरे पास जो तूने पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखे होंगे, और तू इन सब चीज़ों को सिर्फ इसलिए ठोकर मारने की बात कह रही है क्योंकि मैं तेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहा। अरे तू समझती क्यों नहीं? वह बड़े लोग हैं, ये उनकी मर्जी है कि वह किससे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं और किससे नहीं जोड़ना चाहते हैं। ये तो उनका उपकार है जो उनकी नज़र हमारे ऊपर पड़ गई। वह तो भला हो उनके बेटे का जो उसने तुझे देख लिया और पसंद कर लिया, और देख उनके मन में ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं था। वह सीधा यहाँ तुझसे रिश्ता जोड़ने के लिए चले आए। इसीलिए तेरा भी तो फर्ज बनता है कि तू भी बड़प्पन दिखाए और इस रिश्ते को दिल से निभाए। मैंने चाचा से कहा, आपने क्या मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है? वह दूसरे गांव का ठाकुर भला हमारे इस गांव में क्या करने आया था जो उसने मुझे देख लिया? और अगर वह आया होता तो मजाल है कि मुझे पता न चलता। पूरे गांव की खबर रखती हूँ मैं। अपने मैथिली को समझ क्या रखा है? मेरी इस बात पर चाचा मेरे कान खींचते हुए कहने लगे, जितनी तेज़ तेरी जुबान है ना, उतना तेज़ तेरा दिमाग भी है। तुझे मैंने कितनी बार समझाया है कि अपनी जुबान और दिमाग थोड़ा कम चलाया कर। लड़कियों को इतना तेज होने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वरना लोग कोई ना कोई खोट निकाल देते हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरी मैथिली में कोई खोट निकाले। मैंने चाचा से कहा कि आप भला इतना क्यों डरते हैं? कोई खोट निकाल करके तो दिखाए मुझ में, मैं उसकी जुबान ना खींच लूँ मुँह से। मेरी इस बात पर चाचा ने मुझे हल्की सी थपकी दी और कहने लगे, देख मैथिली, अब तुझे अपना ये व्यवहार बदलना पड़ेगा। कम बोलना होगा, कम दिमाग चलाना होगा। तुझे जैसा कहा जाए चुपचाप वैसा करना होगा, क्योंकि अब तू ठाकुर परिवार की बहू बनने वाली है। मैंने चाचा से कहा, लेकिन अभी तक आपने मेरे सवाल का जवाब तो नहीं दिया, और आप तो जानते हैं कि अगर मेरे मन की मर्जी नहीं होगी तो मैं ये शादी हरगिज़ नहीं करूँगी। अब आप इस शादी के पीछे जो असली सच्चाई है वह मुझे साफ साफ बता दीजिए, वरना मैं खुद से तो कहीं ना कहीं से पता कर ही लूँगी। मेरा इतना कहना था कि तभी मेरी चाची मेरे पास आकर बैठ गई और उन्होंने मेरे अचानक ही पैर पकड़ लिए। मैं बुरी तरह से घबरा गई। मैंने उनसे कहा, चाची आप ये क्या कर रही हैं? इस पर वह मेरे आगे हाथ जोड़कर कहते हुए रोने लगी। बोली, मैथिली, तेरे माँ बाप के मरने के बाद हमने तुझे पाला पोसा और इतना बड़ा किया। हम तेरे माँ बाप तो नहीं बन सके, लेकिन हमसे जितनी कोशिश हुई हमने अपना फ़र्ज़ निभाया। आज मैं तेरे सामने अपनी झोली फैलाती हूँ और तुझे अपनी ममता का कर्ज चुकाने की गुहार लगाती हूँ। मेरी बच्ची, इस शादी से भूल कर भी इनकार मत करना। देख, अपनी छोटी बहन की तरफ तो देख। अगर तेरा इस घर में रिश्ता जुड़ गया तो तेरी छोटी बहन के भी भाग्य खुल जाएंगे, वरना अभी तक तो हम दोनों बुढ़ा बुढ़िया यही सोच सोच कर मरे जा रहे थे कि दो दो जवान लड़कियों का लगन हम कैसे करेंगे। आज के समय में जरा सा भी अच्छा परिवार देखो तो इतना दहेज मांगते हैं कि आदमी की जान ही निकल जाती है। अपनी चाची की ऐसी बातें सुनकर मैं भी फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उन्हें गले से लगा लिया। मैंने कहा, आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? मैं तो बस आपको परेशान करने के लिए ही ऐसे कह रही थी। आपने जहाँ मेरा रिश्ता जोड़ दिया है मैं वहीं शादी कर लूँगी। आप लोगों पर तो मेरी पूरी ज़िंदगी न्यौछावर है। अगर आप दोनों ना होते तो मेरा ना जाने क्या होता। इस बात पर मेरी चाची ने मुझे गले से लगा लिया। उसके बाद वह मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, तू पूछ रही थी ना कि वह लोग इतने अमीर होने के बावजूद भी हमारे जैसे गरीब लोगों से रिश्ता क्यों जोड़ना चाहते हैं? तो सुन, दरअसल जिससे तेरा रिश्ता हो रहा है उसकी ये दूसरी शादी है, यानी कि तू उसकी दूसरी पत्नी बनकर जा रही है। उसकी पहली पत्नी मर चुकी है। चाची के मुंह से ये बात सुनकर मेरे तो पैरों तले ज़मीन ही निकल गई थी। मुझे बहुत गहरा झटका लगा था। मतलब कि मैं एक शादीशुदा आदमी के संग ब्याही जा रही थी।
मैंने चाची से कहा, लेकिन आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? चाची मुझे समझाते हुए कहने लगी, देख मैथिली, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि तेरे होने वाले पति की पहली पत्नी अब इस दुनिया में है ही नहीं। लेकिन हाँ, उसका एक छोटा सा बेटा है जो अभी मात्र 4 या 5 महीने का ही है और उसकी कोई खास उम्र भी नहीं है। तू बिल्कुल फिक्र मत कर, हम तुझे किसी बुढ़े आदमी के साथ नहीं ब्याह रहे हैं। उन्हें अपने बेटे और उसकी संतान के लिए एक सुलझी हुई लड़की की ज़रूरत है और बस इसीलिए वह लोग हमारे घर से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। वरना सोचने वाली बात तो ये थी कि वह इतने पैसे वाले होने के बावजूद भी हम जैसे गरीबों के घर भला क्यों आते? मैंने चाची से कहा, लेकिन सवाल तो अभी भी मेरा यही है कि वह सिर्फ हमसे ही रिश्ता क्यों जोड़ना चाहते हैं? उनके लिए तो हजारों रिश्तों की लाइन लगी होगी। उनके पास पैसे की कोई कमी तो है नहीं, तो वह अपनी बराबरी वालों में भी तो रिश्ता कर सकते हैं। फिर हम गरीब ही क्यों? इस पर चाची कहने लगी, दरअसल जब से उनकी पहली पत्नी मरी है तब से गांव भर में ये अफवाह फैली हुई है कि उनकी पत्नी की आत्मा उस हवेली में भटकती रहती है, जिस वजह से हर कोई वहां बहुत बुरी तरह से डरा हुआ है और कोई भी उन लोगों से रिश्ता जोड़ने को तैयार नहीं है। मैंने चाचा से कहा, आत्मा वगैरह कुछ नहीं होता। तो चाचा कहने लगे, यही तो बात है। मैंने भी उनसे यही कहा कि हमारी मैथिली इन सब बातों में विश्वास नहीं करती। वह ठीक ठाक पढ़ी लिखी भी है और उसे ऐसी किसी भी चीज़ पर ना तो विश्वास है और ना ही उसे डर लगता है। बस इसीलिए मैंने फिर बहुत सोच समझकर तेरा रिश्ता वहाँ तय कर दिया। देख बेटी, हो सकता है कि तुझे ये लगे कि मैं तेरी शादी एक ऐसे आदमी से कर रहा हूँ जो पहले एक शादी कर चुका है, लेकिन तू खुद सोच कर देख, उसकी पत्नी कौन सा जिंदा बैठी है जो तुझसे तेरा हक मारेगी? और जो बच्चा है वह भी बहुत छोटा है, उसे तू जैसे पाल पोस कर अपने रंग में ढल लेगी वह बिल्कुल वैसा ही ढल जाएगा। मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है कि दूसरे की औलाद के साथ तू कभी भेदभाव नहीं करेगी, क्योंकि तुझे खुद तेरे माँ बाप ने नहीं, तेरे चाचा चाची ने पाला है और तुझे तो इस बात का एहसास बहुत अच्छे से होगा कि हमने कभी तेरे साथ भेदभाव नहीं किया, तो तू भी भला ऐसा काम क्यों करेगी? मुझे अपने चाचा की बात काफ़ी हद तक ठीक लगी, लेकिन मन ही मन में एक तरफ ये टीस भी उठ रही थी कि अगर मैं इतनी गरीब ना होती तो मुझे भी एक ऐसे आदमी से शादी ना करनी पड़ती जो पहले से ही बीवी बच्चे वाला था। एक तरफ तो जी चाह रहा था कि मैं इस रिश्ते से इनकार कर दूं, लेकिन अपने चाचा चाची की गरीबी और मजबूरी और अपनी छोटी बहन का भविष्य देखते हुए मैंने अपने चेहरे पर खुशी और चमक दिखाते हुए इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। बहुत जल्द ही मैं ठाकुर खानदान की बहू बनकर विदा होकर बड़ी सी हवेली पहुंच चुकी थी। वह हवेली इतनी बड़ी थी कि मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे वहां मेरा पूरा गांव आराम से बस जाए। पूरी हवेली रिश्तेदारों से भरी पड़ी थी। दरअसल मेरी शादी जिस ठाकुर परिवार में हुई थी, ये 2 भाई हैं, जिसमें मेरे बड़े ससुर के एक बेटा और एक बेटी है, जिसमें से उनके बेटे की शादी हो चुकी है, लेकिन बेटी की शादी के लिए अभी रिश्ते ढूंढे जा रहे हैं। और जो मेरे ससुर जी हैं, उनके इकलौते बेटे मेरे पति हैं। सब लोग मिलजुल कर एक साथ ही रहते हैं। पहली मुलाकात में तो मुझे सभी लोग काफ़ी अच्छे लगे। मेरी सास मुझसे बहुत प्यार से बात कर रही थी और मेरे जेठ की पत्नी वह भी मुझे बहुत ही नरम दिल की औरत लगी, लेकिन थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि जैसे वह अपने पति विक्रम से काफ़ी डरी सहमी सी रहती हैं। उनके अभी तक कोई औलाद नहीं हुई थी। इसके अलावा मेरी ननद गीता, वह भी मुझे काफ़ी चुपचाप सी लगी। सारी रस्में होने के बाद मुझे मेरे पति के कमरे में भेज दिया गया था। मैं वहाँ पर अपने पति राजवीर का इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी ही देर के बाद मेरी सास कमरे में आई। उनके साथ में एक और औरत और एक छोटा बच्चा था। वह मुझे समझाते हुए कहने लगी कि आवाज़ से यही तुम्हारी औलाद है। मैंने उस छोटे से बच्चे को अपनी गोद में उठाया। सच में उस बच्चे को गोद में लेते ही ना जाने मेरे सीने में अपने आप कैसे ममता उमड़ने लगी और ऐसा लगा जैसे मुझे इस बच्चे से ना जाने कितना ही लगाव हो। मैंने उसे तुरंत ही अपने सीने से लगा लिया। मेरी सास मुझसे कहने लगी कि ये हमारे घर की खास नौकरानी है मीना, ये तुम्हारे साथ हर वक्त रहेगी। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम इससे कह देना। और बहू, तुम चिंता मत करो, ऐसा नहीं है कि हम अपने पोते की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर ही डाल देंगे। तुम्हें बस इसे माँ का प्यार देना है। बाकी इसकी देखभाल के लिए हमने एक और नौकरानी रख रखी है जिसका नाम संगीता है। मेरी सास ने मुझे उनसे भी मिलवा दिया। थोड़ी ही देर के बाद मेरी सास के हुक्म पर संगीता मुझसे मेरे बच्चे को लेकर चली गई
वह कहने लगी, आज तुम्हारे नए जीवन की नई शुरुआत है तो तुम फिलहाल उस पर ज़्यादा ध्यान दो। इसके बाद मेरी सास तो वहाँ से चली गई, लेकिन मैंने मीना को थोड़ी देर के लिए रोक लिया। मैंने मीना से कहा कि जब आप मेरे पास हैं तो फिर मुन्ना को संभालने के लिए अलग से एक और नौकरानी की आखिर क्या ज़रूरत थी। हम दोनों आराम से बच्चे को संभाल सकते थे। इस पर मीना मेरे हाथ को अपने हाथ में थामते हुए कहने लगी, बहू रानी, अभी आप ये नहीं समझेंगी। कुछ वक्त इस हवेली में गुजारिए, उसके बाद आपको खुद ही इन सारी बातें समझ आने लगेंगी कि आखिर ये सब क्यों और किस लिए है। मुझे मीना की कोई बात ठीक से समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर मुझे यही लगा कि यहाँ पर मैं अभी नई हूँ और मीना जितना यहाँ के बारे में जानती है उतना मैं नहीं जानती। तो फिलहाल भलाई इसी में है कि वह जैसा कहती है मैं चुपचाप वैसा मान लूँ। इसके बाद मीना चली गई और मेरे पति राजवीर कमरे में आ गए। उन्हें देखकर मैं बुरी तरह से सहम गई, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे बहुत खुशी भी हो रही थी। पहले तो मुझे इस शादी को लेकर काफ़ी सारी उलझनें थीं, लेकिन अब शादी के बाद मुझे खुद से ही ये एहसास हो रहा था कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि अब मुझे सब कुछ ठीक लग रहा था। मुझे पति भी मिल गया, इतना अच्छा ससुराल भी और इतना प्यारा बच्चा भी, और एक औरत को आखिर क्या चाहिए। लेकिन तभी राजवीर मेरे पास आकर बैठे और उन्होंने मुझे खुद कहा कि मैं अपना घूंघट हटा दूं। उनके कहने पर मैंने अपना घूंघट उठाया। वह मुझे काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे। फिर वह मुझसे कहने लगे, देखो मैथिली, मैं जानता हूँ कि मैंने ये शादी अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ की है और मेरा फ़र्ज़ भी बनता है कि मैं तुम्हें एक पत्नी वाले सारे अधिकार दूँ और तुम्हारी तमाम जिम्मेदारियाँ, तुम्हारी इच्छाओं का ख्याल रखूँ। लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं अभी भी अपनी पहली पत्नी नंदिनी को भुला नहीं पाया हूँ, जिस वजह से मैं तुम्हें वह दर्जा नहीं दे सकता। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें कभी भी किसी भी तरह की कोई तकलीफ इस हवेली में नहीं होने वाली। बस सिर्फ एक पत्नी के अधिकार को छोड़कर बाकी मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ। मैंने जब राजवीर की आंखों में उस वक्त देखा तो उनमें मुझे आंसू नजर आए। ये देखकर मुझे नहीं पता मेरे दिल में कैसी भावनाएं थीं, दुख की या खुशी की, पर मैं यही सोच रही थी कि ना जाने कितने अरसे बाद, या फिर ये कहूँ कि अपनी ज़िंदगी में मैंने पहला ऐसा मर्द देखा था जिसकी आंखों में अपनी पत्नी के लिए आंसू थे। वरना तो आज तक मैंने सिर्फ आदमियों को अपनी पत्नियों को पैर की जूती ही समझते हुए देखा है और उन पर हुक्म चलाते हुए अत्याचार करते हुए देखा था। ज़्यादातर औरतें अपने पतियों की वजह से रो रही होती थीं, लेकिन पहली बार ऐसा कोई आदमी देखा था जिसकी आंखों में नमी थी, वो भी अपनी पत्नी की जुदाई के लिए। कुछ देर तो मेरे और उनके बीच खामोशी बनी रही। वह अपना सर झुकाए मेरे सामने ही बैठे रहे और मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनसे इस बात पर क्या बोलूं। हालांकि मुझे बुरा तो लग रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना सही लेकिन थोड़े बहुत अरमान तो मैंने भी अपनी शादी को लेकर सजाए थे। पर मेरा ख्याल यही था कि कोई भी रिश्ता ज़बरदस्ती नहीं जोड़ा जा सकता। हर रिश्ते में आपको खुशी तभी मिलेगी जब दोनों तरफ से उसे निभाने की चाहत हो। इसलिए मैंने फिर अपने दिल को समझा लिया कि मुझे राजवीर की इच्छा का मान रखना चाहिए और अपनी खुशियाँ अपने बच्चे में और जो भी अधिकार मुझे दिए जाएंगे बस उनमें ही ढूंढनी चाहिए। हो सकता है समय के साथ अगर ऊपर वाले की कृपा हुई तो राजवीर को एक दिन खुद ब खुद ही मुझसे प्यार हो जाए। इसलिए मैंने तुरंत ही राजवीर से कहा कि आप मेरी तरफ से बिल्कुल ही निश्चिंत रहें। आपको किसी भी अपराध बोध से जूझने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे तो ये खुशी है कि आप अपनी पहली पत्नी से इतना प्यार करते हैं। दिल किया कि मैं उनके आंसुओं को पोंछ दूं, लेकिन जब मैं उस अधिकार को जताना नहीं चाहती थी, मैंने राजवीर से कहा कि अब पति पत्नी ना सही, लेकिन हम अच्छे दोस्त बनकर तो रह ही सकते हैं ना, और आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मेरी इस बात को सुनकर राजवीर के चेहरे पर एक संतोष के भाव नजर आने लगे। इसके बाद वह मुझे धन्यवाद कहकर पास ही पड़े हुए सोफे पर जाकर लेट गए। मैंने भी अपने सारे ताम झाम को उतार कर रख दिया और हल्के कपड़े पहनकर सुकून की सांस ली। सच कहूँ तो मैं खुश थी। मुझे इस बात का कुछ खास दुख नहीं था कि राजवीर ने मुझे अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया, बल्कि शायद खुशी इस बात की ज़्यादा थी कि उन्होंने भले मुझे ये अधिकार ना दिया हो, पर मुझे इज्जत दी थी। और शायद प्यार से ज़्यादा महत्वपूर्ण इज्जत होती है जो मुझे राजवीर से मिल रही थी, और मैं उसी में संतुष्ट हो गई थी। अगले दिन से शादी के बाद की सारी रस्में शुरू हो गईं।
न जाने कितनी सारी गांव की औरतें आकर इन रस्मों को निभा रही थीं। कोई हंसी ठिठोली कर रहा था तो कोई एक दूसरे से छींटा कसी। इसी बीच मेरी नज़र घूंघट की ओट से मेरे जेठ विक्रम पर पड़ी, जो कि वहां से गुजरते हुए जा रहा था। पर मुझे अजीब तब लगा जब मैं भले ही घूंघट में बैठी थी, लेकिन उसकी नज़र इस कदर तीर की तरह मुझ पर टिकी हुई थी जैसे कि वह घूंघट में घुस करके मुझे देख लेना चाहता हो। कहते हैं कि भगवान ने हर औरत को वह शक्ति दी है जो एक आदमी की आंखों को देखकर ही ये बता सकती है कि इस आदमी में खोट है या नहीं। विक्रम को पहली नज़र में देखते ही मैं समझ गई थी कि यह आदमी बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इससे जितना दूर रहा जाए उतना ही खुद के लिए बेहतरी होगी। कुछ रस्में अभी बाकी थीं, लेकिन क्योंकि शाम होने वाली थी तो सारी औरतें कहने लगीं कि माफ़ करना ठकुराइन, लेकिन हम शाम को यहाँ नहीं रुक सकते क्योंकि हम सबको अपनी जान प्यारी है। और इसके बाद वह सारी औरतें वहाँ से चली गईं। मुझे उनकी ये बात समझ नहीं आई। कमरे में जब मैं पहुँची तो मैंने मीना से ये सवाल किया कि आखिर वह औरतें बाहर ऐसा क्यों कह रही थीं। इस पर मीना पहले तो मेरे इस सवाल के जवाब को देने से इनकार करने लगी, लेकिन फिर मैंने उसके हाथ पकड़ लिए। मैंने कहा, मीना, तुम ये मत समझो कि तुम मेरे लिए एक नौकरानी हो, तुम मेरी सहेली की तरह हो। और क्या तुम अपनी सहेली होने का फ़र्ज नहीं निभाओगी? मेरी तरफ से अपनत्व देखकर मीना की आंखों में आंसू भर आए और उसने मुझे गले से लगा लिया। वह कहने लगी, छोटी मालकिन, आप सच में नंदिनी भाभी की तरह ही हो। वह भी मुझे ऐसे ही प्यार से बात किया करती थी, लेकिन ये सारे घर वाले और ये गांव वाले उन पर इतने बुरे बुरे लांछन लगाते हैं जिससे मेरा दिल बहुत दुखता है। मैंने मीना से कहा, लेकिन आखिर नंदिनी दीदी के साथ ऐसा हुआ क्या था? मैं अभी उससे ये सब पूछ ही रही थी कि तभी मेरी सास ने मीना को आवाज़ दे दी और वह वहाँ से चली गई। अब धीरे धीरे मेरे उस हवेली में दिन यूं ही गुजरने लगे थे। राजवीर अपने काम की वजह से ज़्यादातर हवेली 5 या 6 दिन के बाद ही आते थे, या फिर ये कहूँ कि वह अपनी यादों से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए खुद को ज़्यादातर कामों में व्यस्त रखते थे। लेकिन मैंने भी उनकी खुशी में ही खुश थी और अपने बच्चे में अपनी दुनिया देख रही थी। इसलिए अब ऐसा हो गया था कि मैं ज़्यादातर मीना को अब अपने कमरे में अपने साथ ही सुला लेती थी। वक्त के साथ साथ मेरी और मीना की दोस्ती बहुत बढ़ती जा रही थी। मीना का पति एक नंबर का शराबी आदमी था। वह घर की कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता था। मीना के अभी तक कोई बच्चे नहीं हुए थे, लेकिन उसे अपने सास ससुर और अपने पति का खर्चा उठाने की वजह से हवेली में काम करना पड़ता था। कुछ दिनों के बाद ही एक रात अचानक मुझे ऐसा लगा कि जैसे बाहर से पायलों की आवाज़ आ रही है। मैं जब उठकर बैठी तो कुछ देर सुनने के बाद मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। जैसे ही मैंने सोचा कि मैं दोबारा सो जाती हूँ, तभी मुझे फिर से बहुत तेज़ पायल की आवाज़ सुनाई दी, जिससे मैं तुरंत ही उठकर बाहर निकल आई। मेरा कमरा हवेली के ऊपरी हिस्से में था। इस ऊपरी हिस्से पर मैं रहती थी और छज्जे के दूसरी तरफ मेरी ननद रहती थी। बाकी सब लोगों का कमरा नीचे था। मुझे पहले तो कहीं कोई भी नज़र नहीं आया। चारों तरफ घना अंधेरा पसरा हुआ था। फिर तभी एक अचानक हल्का सा हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया, जिससे जब मैंने ऊपर की तरफ देखा तो ऊपर देखते ही मेरी नज़र एक जगह पर जम गई, क्योंकि सामने छत पर बनी हुई अंटिया पर मैंने एक साए को खड़े हुए देखा। वह चांदनी रात थी, लेकिन फिर भी वह जो कोई भी खड़ा था, मुझे उसके शरीर का एक भी अंग दिखाई नहीं दे रहा था। वह बिल्कुल अंधेरे की तरह घुप काला था, लेकिन इतना समझ आ रहा था कि वह एक औरत है, क्योंकि उस औरत का साड़ी का आंचल हवा में लहरा लहरा कर उड़ रहा था। पर वह आंचल भी बिल्कुल काला पड़ा हुआ था। भला ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। कुछ देर तो मैं वहीं खड़ी रही, लेकिन फिर मैं कमरे के अंदर आ गई और बहुत देर तक सोचती रही कि आखिर ये सब क्या था। सुबह हुई तो मैंने सबसे पहले ये बात मीना को बताई। मेरी बात सुनते ही मीना के चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया था। वह मुझसे गुस्सा करते हुए चिल्लाने लगी कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही क्या थी? आज आपने ऐसा किया है, लेकिन आज के बाद आप कभी भी ऐसा कुछ मत करना। अगर आपको कुछ भी रात में अजीब सुनाई या दिखाई देता है तो आप तुरंत ही वापस अपने कमरे में आ जाना। और पहली बात तो आपको कमरे से बाहर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैंने मीना से कहा, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि वह साया किसका था? मीना कहने लगी, मुझे नहीं पता, मुझे इस सब बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैंने मीना से कहा कि तुम झूठ बोल रही हो ना, तुम्हें पता है
इसीलिए तो तुम मुझे बाहर जाने से मना कर रही हो। तुम्हें मेरी कसम है, तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगी। इसके बाद मीना ने मुझे जो कुछ भी बताया उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मीना ने कहा कि इस हवेली में नंदिनी भाभी का साया नजर आता है। वह आज भी इस हवेली में घूमती रहती हैं। मीना की इस बात से मुझे अपने चाचा की कही हुई वो बात याद आई, जिसकी वजह से कोई भी इस परिवार से रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता था। लेकिन अब तक तो मुझे खुद भी यही लगता था कि भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता, पर कल तो मैंने खुद अपनी आंखों से उस साए को देखा था। और मैं ये भी नहीं कह सकती थी कि वह कोई इंसान हो सकता है जो शायद डराने के लिए ऐसा कर रहा हो, क्योंकि छत पर बनी हुई वह अंटिया बहुत ऊंची है और उस पर छतरी नुमा डिजाइन बनी है, जिस कारण उस पर किसी के लिए भी एक जगह स्थिर होकर बिना किसी सहारे के खड़े होना मुमकिन ही नहीं है। पर वह साया 5 मिनट तक बिना हिले डुले आराम से वहां खड़ा हुआ था। और फिर सोचने वाली बात यह थी कि चांदनी रात में सिर्फ वही एक साया ऐसा था जो बिल्कुल काला नजर आ रहा था। अब मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद यहाँ पर जो लोग कहते हैं वह सच है। मैंने मीना से पूछा कि नंदिनी दीदी की मौत कैसे हुई थी। मीना कहने लगी वह जलकर मरी थी। मैंने उनसे कहा कि भला कोई औरत इतने अच्छे पति, ससुराल और अपने इतने छोटे से बच्चे को छोड़कर अपनी जान क्यों देगी? आखिर क्या वजह थी जो उन्होंने इतना भयानक कदम उठाया? मीना कहने लगी ये सब तो उनके बारे में बहुत बुरा बुरा कहते हैं। मैंने आश्चर्य से मीना से कहा बुरा कहते हैं, लेकिन क्या कहते हैं? तभी मेरी सास कमरे में आ गई और वह कहने लगी कि तुम मीना के साथ हमारे पुराने मंदिर चली जाओ और साथ में अपनी जेठानी को भी लिए जाना। मुझे तुरंत ही निकलना था, इसलिए मैं आगे कुछ भी मीना से पूछ नहीं पाई। फिर फटाफट से तैयार होकर हम तीनों मंदिर के लिए निकल गए। मंदिर पहुंचकर वाकई हमें बहुत सुकून मिला था। मैंने सोचा कि घर पर तो मैं मीना से इस बारे में पूछ नहीं पाई थी, तो यही पूछ लेती हूँ। मैंने जैसे ही अपना वह सवाल मीना से दोहराया, तभी उसने मुझे आंख से इशारा करके चुप रहने को बोला। मैं समझ गई कि शायद वह मेरी जेठानी के सामने मुझसे इन सब बातों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती है। घर लौट कर आई तो देखा कि मेरे ससुर जी की बहन आई हुई थी। मेरी सास ने मुझे उनसे मिलवाया। मैंने उनके पैर छुए। उसके बाद उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और फिर मेरी सास से कहने लगी अब इसका ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी बड़ी वाली बहू की तरह बेढंग की निकल जाए, इसीलिए हमेशा पैनी नज़र रखना। उनकी इस बात ने मेरा मन खट्टा कर दिया था। आखिर वह कहना क्या चाहती थी? वह सीधा सीधा मेरे चरित्र पर सवाल उठा रही थी और उसके साथ ही मेरे पति की पहली पत्नी को लेकर भी वह बाद में और भी वाहियात बातें बोलने लगी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उनकी आओ भगत करने के कुछ देर के बाद मैं तुरंत ही मीना को अपने साथ लेकर कमरे में गई और मैंने उससे कहा कि तुम्हें आज मुझे सब कुछ बताना होगा शुरू से कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। इसके बाद मीना ने बताया कि दरअसल ये बात उस दिन की है जब ये सभी लोग अपने एक खास रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। उस दिन हवेली में सिर्फ नंदिनी भाभी, आपकी ननद गीता और मैं ही रुके हुए थे। सभी लोग शादी से सुबह लौटने वाले थे। सब कुछ ठीक था कि तभी आधी रात को मेरे पड़ोस से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। वह कहने लगा कि मेरा पति शराब के नशे में एक नाले में गिर गया था, जिस वजह से उसे बहुत ज़्यादा चोट आई है। नंदिनी भाभी ने मुझे समझाते हुए कहा कि इस वक्त उनसे ज़्यादा मेरे पति को मेरी ज़रूरत है, इसीलिए उन्होंने मुझे कुछ पैसे थमाकर अस्पताल भेज दिया। और वही मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती हुई। जब अगली सुबह मैं लौट कर आई तो जो खबर मुझे सुनने को मिली उससे मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। हवेली के सामने मैं जैसे ही पहुंची तो वहां पर भयानक भीड़ लगी हुई थी। उस भीड़ को देखकर मेरे अंदर एक अजीब सा डर करवट लेने लगा था, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत बांधते हुए हवेली के अंदर उस भीड़ को चीरते हुए चली जा रही थी। और जैसे ही बीच आंगन में पहुंची तो वहां पर एक लाश रखी हुई थी जिसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा पड़ा था। मैंने जब वहां पर बैठे लोगों पर नज़र डाली तो वहां मुझे बड़े ठाकुर, छोटे ठाकुर, उनकी पत्नी, उनके बेटे, उनकी बहू और गीता दीदी सब नज़र आए। बस अगर कोई नज़र नहीं आ रहा था तो वो थी नंदिनी भाभी। ये देखकर मेरे दिल की धड़कनें बुरी तरह से बढ़ गईं। हर कोई वहां सिर्फ अपना सर पकड़कर बैठा हुआ था। एक अजीब सा सन्नाटा पसर रहा था कि तभी एक जोर की हवा चली और जैसे ही वह सफ़ेद कपड़ा उड़ा तो सामने का नज़ारा देखकर मेरी रूह कांप गई। नंदिनी भाभी का जला हुआ शरीर मेरे सामने पड़ा हुआ था, जिसे देखकर मैं तुरंत ही वहां बेहोश हो गई। बाद में मुझे पता चला कि नंदिनी भाभी ने खुद को आग लगाकर ख़त्म कर लिया।
क्योंकि उन्हें बड़े ठाकुर ने रंगे हाथों एक गैर आदमी के साथ पकड़ लिया था। वह आदमी तो भाग गया, उसका चेहरा भी बड़े ठाकुर देख नहीं पाए थे, लेकिन नंदिनी भाभी अब बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी और इस शर्मिंदगी से बचने के लिए ही उन्होंने अपने जीवन लीला समाप्त कर ली। ये सब लोग नंदिनी भाभी के चरित्र पर उंगलियां उठाते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी नंदिनी भाभी गंगा की तरह निर्मल थी। उसके चरित्र पर कोई दाग नहीं था। उसने राजवीर भैया के सिवा कभी किसी को नज़र उठाकर भी नहीं देखा था। ये बात दिल ही दिल में कहीं ना कहीं आपकी सास को भी पता है कि उनकी बहू में कोई खोट नहीं था, लेकिन क्योंकि बड़े ठाकुर का कहना है कि उन्होंने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा था, इसीलिए कोई भी उनकी इस बात को काटने को तैयार नहीं था। राजवीर भैया भी आज भी इस बात पर यकीन नहीं कर पाए हैं कि उनकी नंदिनी उन्हें छोड़कर चली गई, और ये सब लोग जो उन पर तोहमतें लगाते हैं, क्या वह वाकई में सच थी? मीना रो रो कर कहने लगी, जब से नंदिनी भाभी ब्याह कर इस घर में आई थी, मैं उनके साथ हर पल एक साए की तरह रही थी और मुझे पता है कि वह स्वभाव की कैसी थी। इस वजह से मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि मैंने कभी भी नंदिनी भाभी को किसी भी तरह के गलत काम में नहीं देखा था, बल्कि वह तो बहुत अच्छी और नेक दिल औरत थी, सबका भला करती थी। लेकिन आज भी ये सवाल मेरे दिमाग में गूंजता रहता है कि जैसा सब बोल रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर नंदिनी भाभी ने अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर खुद की जिंदगी क्यों ले ली? उन्होंने एक बार भी अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचा, आखिर क्यों? और बस उसके बाद से ही इस घर में बहुत कुछ बदल गया। कुछ लोग ऐसे हैं जो अब बहुत खामोश हो गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन पर किसी बात का कोई असर नहीं है, क्योंकि उनका मानना तो यही है कि नंदिनी भाभी एक गलत औरत थी और अच्छा हुआ जो वह मर गई। दोस्तों, अगर अब तक आपको मेरी कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सपोर्ट करें और इस कहानी को इतना शेयर करें कि इसे वायरल कर दें। मीना की पूरी बात सुनकर अब मेरे जहन में भी ये सवाल कौंधने लगा था कि नंदिनी दीदी ने आखिर ऐसा क्यों किया होगा। मीना बोली, तब से ही नंदिनी भाभी की आत्मा इस हवेली में घूम रही है। शायद वह इंसाफ चाहती हैं, लेकिन यहाँ भला कौन है जो उसे इंसाफ दिलाएगा? बल्कि यहाँ तो उल्टा हर कोई उसके किरदार पर सवाल उठाता रहता है। कोई ऐसा नहीं है जो ये जानने की कोशिश करे कि आखिर उन्होंने इतना खतरनाक कदम क्यों उठाया। मैं आज भी उस दिन के लिए खुद को कोसती हूँ, क्योंकि अगर मैं उस दिन अपने पति के पास ना जाती तो आज नंदिनी भाभी जिंदा होती। मीना की पूरी बात सुनने के बाद मुझे यही लगा कि इस गहरे राज के पीछे क्या वजह है वह मुझे पता लगानी ही होगी, हर हाल में, चाहे कुछ भी हो। लेकिन मुझे नंदिनी दीदी के चरित्र को पाक साफ साबित करना होगा, क्योंकि मेरे पति राजवीर इस बात से ही अंदर घुले जा रहे हैं। धीरे धीरे तो ऐसा होने लगा था कि मुझे आए दिन नंदिनी दीदी का साया दिखने लगा था। लेकिन मैंने एक बात नोटिस की थी कि जैसा कि सब कहते थे कि वह साया उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है, वह डरकर भागते थे। अक्सर मैं गीता के चीखने की आवाज़ सुनती, वह नंदिनी भाभी का नाम चिल्लाते हुए कई बार कहीं से भी दौड़ पड़ती थी, जिस वजह से मुझे ये समझ आने लगा था कि ये दिमागी रूप से परेशान रहने लगी है, क्योंकि इसके अंदर डर हद से ज़्यादा बैठ गया है। कई बार वह अकेले में भी बड़बड़ाती रहती थी और कहती थी कि नंदिनी भाभी मुझे छोड़ दो, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। मीना ने बताया था कि गीता पहले ऐसी नहीं थी, बहुत हंसी मजाक करती थी, खूब बोलती थी, लेकिन अब तो वह हर वक्त एक अजीब सी दहशत में ही रहती है। एक शाम जब मैं अपने कमरे में बिल्कुल अकेली थी, तभी मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरे जेठ विक्रम खड़े थे। उन्हें देखते ही मैं सकपका गई। मैंने तुरंत ही अपने चेहरे को घूंघट से ढका। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी भला यहाँ क्यों आया है। वह मेरी तरफ एक पैकेट बढ़ाते हुए कहने लगा कि मैं शहर गया था, सभी के लिए चूड़ियाँ लाया था, तो तुम्हारे लिए भी ले आया था। इसके बाद उन्होंने मेरी तरफ वह पैकेट बढ़ाया। मैंने कांपते हाथों से उस पैकेट को पकड़ लिया कि इतने में तभी विक्रम अपने आप ही मेरे कमरे के अंदर आ गया। मैं हैरान रह गई थी। वह कहने लगा, राजवीर तो बहुत ही कम घर लौट कर आता है, तुम्हें तो बहुत अकेलापन महसूस होता होगा ना। उसके चेहरे की वह कुटिल मुस्कान देखकर मैं समझ गई थी कि वह क्या कहना चाहता था। मैंने तुरंत ही कमरे से बाहर कदम रखा और छज्जे के पास जाकर खड़ी हो गई, ताकि घर में नीचे आंगन से जो कोई भी निकले वह मुझे दिख जाए और मैं उसे आवाज़ देकर ऊपर बुला लूं। लेकिन अजीब बात थी, नीचे बिल्कुल सन्नाटा दिख रहा था, जिससे मुझे दहशत सी होने लगी। ना जाने ये मीना भी कहाँ चली गई थी। शायद इस वक्त घर में कोई नहीं था। तभी विक्रम मुझसे कहने लगा,
अरे मैथिली, तुम मुझसे डर क्यों रही हो? मैं तो तुम्हारा जेठ हूँ। देखो, मैं वह पुराने जमाने की सोच वाला आदमी नहीं हूँ जो औरतों को पर्दे में रखने की बात करे। जब विक्रम ने देखा कि मैं कमरे के अंदर नहीं आ रही हूँ तो वह खुद ही मेरे पास छज्जे तक आ गया। वह मुझसे तरह तरह की यहाँ वहाँ की बातें करने लगा। न जाने क्यों वह बात पर बात बढ़ाए जा रहा था और मेरा दिमाग बस इसी उलझन में था कि हवेली में कोई मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा। इधर अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था। मुन्ना भी अंदर कमरे में सो रहा था। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी कि तभी अचानक विक्रम ने मेरी तरफ कदम बढ़ाया और मैं छज्जे की छोटी सी दीवार पर टिक गई। मुझे डर लगने लगा कि कहीं मैं यहाँ से नीचे ना गिर जाऊं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं कि तभी मुझे विक्रम के चेहरे पर खौफ नजर आया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थीं। उसकी पुतलियां फैलती चली जा रही थीं। उसे अचानक से पसीना आने लगा। फिर मैंने ध्यान दिया कि वह मेरे पीछे किसी चीज को एकटक देख रहा है, जिसे देखकर वह खौफ से भर गया। जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो छज्जे के उस पार मैंने वही काला साया देखा जो इस वक्त बहुत भयानक लग रहा था, क्योंकि उस साये के बाल, उसके कपड़े सब हवा में लहरा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसमें से लपटें निकल रही हों। जिसे देखते ही विक्रम तुरंत ही मेरे पास से भाग खड़ा हुआ और दौड़ता हुआ सीधा हवेली के बाहर निकल गया। उसके जाते ही मैंने चैन की सांस ली और जैसे ही एक बार फिर से पीछे पलटकर वापस उस तरफ देखा तो वह साया वहां नहीं था। पहले तो मैं डर रही थी, लेकिन फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि शायद नंदिनी दीदी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बल्कि आज तो उन्होंने मुझे इस राक्षस से बचा लिया था। अब तो मेरी और जिम्मेदारी बढ़ गई थी कि मैं उनके दामन पर लगे हुए दाग को किसी भी तरह से मिटा दूं। अगले दिन ही मैंने मीना से पूछा कि नंदिनी भाभी किस कमरे में जलकर मरी थी। इस बात पर मीना कहने लगी कि आपको इस सब से क्या करना है। मैंने कहा कि दरअसल मुझे उस कमरे में जाना है। इस बात से मीना घबरा गई। वो कहने लगी, भूल कर भी उस कमरे में मत जाना, क्योंकि अगर घर में किसी को भी इस बारे में पता चल गया ना तो तूफान आ जाएगा। मैंने मीना से कहा कि चाहे जो भी हो, पर मैं उस कमरे में जाकर ही रहूंगी। मुझे भी तो देखना है कि आखिर वहां ऐसा क्या हुआ, और हो सकता है हमें कोई ऐसा सबूत मिल जाए जिससे हम दीदी के चरित्र को बेदाग कर सकें। मीना को मैंने समझाया कि क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी नंदिनी भाभी के माथे पर लगा हुआ ये कलंक हमेशा के लिए मिट जाए। मीना कहने लगी कि मैं चाहती तो हूँ, लेकिन आप समझ क्यों नहीं रही। घर में अगर किसी ने भी देख लिया तो हम दोनों की आफत आ जाएगी। मैंने मीना से कहा कि तुम इसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करो, क्योंकि हम उस कमरे में आधी रात को जाएंगे जब सब लोग सो रहे होंगे। मेरी इस बात से मीना बुरी तरह से घबरा गई। वो कहने लगी, मैथिली भाभी, बात समझने की कोशिश करिए। नंदिनी भाभी का साया हर वक्त इस घर में मंडराता रहता है, और आत्मा तो आत्मा होती है ना, जिससे हर किसी को डर लगता है। इसीलिए मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं रात को उस कमरे में जाऊं। मैंने मीना से कहा, तुम चिंता मत करो, तुम उस कमरे के बाहर खड़ी रहना और मैं अकेली कमरे के अंदर जाऊंगी। इस पर मीना बोली, क्या आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा, नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि नंदिनी दीदी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। उसी रात को मीना मौका पाते ही नंदिनी दीदी के कमरे की चाबी मेरी सास के पास से निकाल लाई और फिर हम दोनों दबे पांव उस कमरे के पास पहुंच गए। सच कहूँ तो डर तो मुझे भी बहुत लग रहा था, क्योंकि रात का सन्नाटा और अंधेरा, और उस अंधेरे के अंदर जो दहशत पैदा हो रही थी। लेकिन मैं करती भी क्या, इतना जोखिम तो मुझे उठाना ही था। बहुत ही धीरे से दरवाज़ा खोलकर जब मैं कमरे के अंदर गई तो वहाँ बहुत बुरी बू भरी हुई थी, बिल्कुल ऐसी जब किसी का मांस जल जाता है। उस टॉर्च की रोशनी में जब मैंने कमरे की हालत देखी तो कमरे में जगह जगह पर कालिक लगी हुई थी और आसपास के पर्दे भी जल चुके थे। काफ़ी सामान बिखरा पड़ा हुआ था। ज़्यादातर सामान तो जल ही चुका था। कुछ पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे इस कमरे में मेरा दम घुट जाएगा और मैं मर जाऊंगी। इसीलिए मैं थोड़ी देर सांस लेने के लिए कमरे से बाहर आई। फिर उसके बाद दोबारा हिम्मत जुटाकर उस कमरे में गई। वहाँ जो कुछ भी पड़ा हुआ था उस सबको खंगालने लगी कि तभी ऊपर टांड पर रखी हुई एक छोटी सी बकसिया में मुझे एक डायरी मिली। वह बकसिया खुली हुई थी, इस वजह से वह डायरी जल चुकी थी। मैंने जब उस डायरी के पन्नों को पलटा तो वह काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुके थे, लेकिन एक टुकड़ा उसमें से नीचे गिरा जिसमें कुछ ऐसा लिखा था जिससे मेरे दिमाग की घंटी बज गई। उस छोटे से टुकड़े पर सिर्फ इतना लिखा था, ने कहा कि वो मुझे अपना बनाकर ही रहेगा। मैं राजवीर से भी कुछ नहीं कह सकती थी, वरना
बस इसके आगे सब कुछ जला हुआ था। लेकिन इतने से टुकड़े से मुझे पूरी बात समझ नहीं आ रही थी। लेकिन बस अब इतना शक पक्का हो गया था कि कोई तो था जो नंदिनी दीदी के पीछे पड़ा था। लेकिन आखिर वह कौन था? फिर मुझे वहाँ एक कंगन पड़ा हुआ मिला। वह कंगन सोने का था। और जब मैं बाहर आई तो मैंने मीना को दिखाया तो उसने कहा कि ये तो नंदिनी भाभी का ही है। और वह कागज का टुकड़ा भी दिखाया, जिसे देखकर मीना कहने लगी कि नंदिनी भाभी को लिखने का शौक था। वह अक्सर डायरियाँ लिखा करती थीं और ये उनकी ही लिखावट है। इसके बाद हमने अच्छे से ताला लगाकर उस कमरे को बंद कर दिया और हम वापस अपने कमरे में आ गए। लेकिन काफ़ी रात तक हम यही सोचते रहे कि आखिर नंदिनी दीदी ने इस कागज के टुकड़े पर किसका जिक्र किया है। कौन था जो उनसे इस तरह की बात कर रहा था? मीना को भी समझ में नहीं आ रहा था कि भला ऐसा कौन हो सकता है। क्या वह कोई बाहर वाला था या कोई घर वाला? यह सब सोच सोच कर हम लोग थक गए थे और फिर लेटकर चुपचाप सो गए। फिर ना जाने रात के किस पहर में मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ से मेरी आंख खुली। जब मैंने उठकर देखा तो नंदिनी दीदी का वह कंगन ज़मीन पर इस तरह से नाच रहा था जैसे वह किसी के हाथ से छूट कर गिरा हो। मुझे समझ नहीं आया कि ये कंगन भला ज़मीन पर कैसे आ गिरा। मैं जैसे ही उसे उठाने के लिए आगे बढ़ी, वह लुढ़क कर दरवाजे के पास पहुंचा। मैंने वहां जाकर उसे उठा लिया कि तभी मुझे किसी औरत के तेज तेज चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं घबरा गई कि भला इतनी रात को कौन औरत है जो हवेली में चिल्ला रही है। मैं पीछे पलटकर बिस्तर पर देखने लगी ताकि मैं मीना को भी जगा सकूं। लेकिन मैंने देखा कि मीना तो बिस्तर पर थी ही नहीं और ना ही वहाँ मेरा मुन्ना था। ये सब देखकर मैं डर गई और तुरंत ही दरवाज़ा खोलकर बाहर भागी और ज़ोर ज़ोर से मीना को आवाज़ लगाने लगी। पर मुझे बाहर कोई नज़र नहीं आ रहा था और वह चीखने की आवाज़ें बढ़ती ही जा रही थीं। मैं उन आवाज़ों का पीछा करते हुए एक कमरे तक पहुंची और जैसे ही मैंने ज़ोर देकर उस दरवाजे को खोला तो सामने का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ चुके थे, क्योंकि वहाँ पर सामने एक औरत के साथ एक आदमी वो हरकत कर रहा था जो कोई भी शरीफ औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और इसीलिए वह औरत इतनी बुरी तरह से चीख रही थी। लेकिन वह कौन थी और वह आदमी कौन था? मैं जैसे ही उस औरत को बचाने के लिए आगे बढ़ी कि तभी मुझे उस औरत का चेहरा नजर आ गया, जिसे देखकर मेरे धक्क से हो गई थी, क्योंकि वह औरत और कोई नहीं बल्कि नंदिनी दीदी थी। और उस आदमी के हाथ पर फिर मेरी नज़र पड़ी, जिस पर एक निशान बना हुआ था। इससे पहले कि मैं उस आदमी के गिरेबान को खींचकर उसका चेहरा देखती, ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ चुटकियों में गायब हो गया। वहाँ कुछ भी नहीं था और मेरी आंख खुल गई। जब मेरी आंख खुली तो देखा कि मैं तो अपने बिस्तर पर ही लेटी हुई थी और मेरे बगल में मीना और मुन्ना भी सो रहे थे। मैं बिल्कुल पसीने से तर हो गई थी। मैंने तुरंत ही एक गिलास पानी पिया और तभी मेरी नज़र सामने दीवार पर लगी नंदिनी दीदी की तस्वीर पर गई। फिर एक बार फिर से मैं अपने उस सपने के बारे में सोचने लगी। अब मुझे इतना समझ आ गया था कि नंदिनी दीदी मुझे वह दिखाना चाह रही थी जो वह किसी को बता तक नहीं सकी। इसका मतलब साफ था कि उनके साथ कुछ गलत हुआ था, लेकिन वह गलत किसने किया था? फिर मुझे उस आदमी के हाथ पर बना हुआ वो निशान याद आया। मैंने अगली सुबह ही उस निशान को एक कागज़ पर बनाकर जब मीना को दिखाया तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गईं। वो कहने लगी कि ये निशान तो इसी हवेली के आदमियों का है। मैंने कहा कि तुम कहना क्या चाहती हो? तो मीना ने कहा कि दरअसल ये निशान तो इस हवेली के सभी आदमी अपने हाथ पर बनवाते हैं। इसका मतलब साफ था कि नंदिनी दीदी के साथ गलत करने वाला कोई बाहर वाला नहीं बल्कि इस हवेली का ही कोई आदमी था। लेकिन आखिर वह कौन था? मुझे अभी तक इस निशान के बारे में इसीलिए नहीं पता था क्योंकि मेरी और राजवीर की कोई खास नज़दीकियां नहीं थीं और इसीलिए मैंने कभी उनके हाथ पर आज तक ध्यान ही नहीं दिया था। लेकिन मीना तो यहाँ क्योंकि काफ़ी सालों से काम कर रही है। मीना कहने लगी कि मुझे इस पूरे घर में सिर्फ एक आदमी पर ही शक है। मैं समझ गई थी कि मीना किस ओर इशारा कर रही थी। मैंने और मीना ने एक साथ विक्रम का नाम लिया। वो कहने लगी कि उनकी नज़र बहुत ख़राब है और उनके शौक भी बहुत बुरे हैं। वह हर रोज़ वैश्याओं की कोठी पर जाते हैं
और शराब में धुत रहते हैं। इसी सब की वजह से बड़ी भाभी भी हमेशा बेचारी गम में डूबी रहती है, क्योंकि उनका पति तो एक नंबर का धोखेबाज है। लेकिन सिर्फ शक के आधार पर हम ये नहीं कह सकते थे कि विक्रम ही वह आदमी था। हमें उसके लिए सबूत चाहिए थे। मैंने मीना से कहा कि अगर ऐसा ही है कि विक्रम ने ही ये सब किया है, तो फिर उस रात विक्रम शादी से जल्दी लौट आया होगा। और जहाँ तक है, वह पैदल तो नहीं आया होगा, क्योंकि यहाँ से जहाँ पर शादी हुई थी वो जगह काफ़ी दूर है। वह ज़रूर ड्राइवर के साथ ही आया होगा। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जो तुम कहीं से भी ये पता करवा सको कि उस रात विक्रम हवेली लौटा था या नहीं लौटा था? कुछ देर सोचने के बाद मीना बोली कि मैं ये बात पता करवा सकती हूँ, लेकिन इसमें मुझे मेरे पति की ज़रूरत होगी। उसने कहा कि मेरा पति जिस ठेके पर शराब पीने जाता है वहीं पर यहाँ के ड्राइवर भी जाते हैं, और शराब एक ऐसी चीज़ है कि नशे में आदमी सब कुछ सही सही बोलता है। लेकिन मेरा पति बड़ा ही लीचड़ किस्म का आदमी है। बिना किसी लालच के वो एक उंगली भी नहीं हिलाता। मैंने तुरंत ही अपने पास जितना कैश रखा हुआ था उसमें से काफ़ी पैसा उठाकर मीना के हाथ पर रखा और उससे कहा कि जितना भी पैसा खर्च हो, लेकिन मुझे जल्द से जल्द इस सवाल का जवाब चाहिए। और फिर एक हफ्ते के बाद जब मीना वापस लौटी तो उसने मुझे जो कुछ बताया, मेरे कानों से खून ही निकलने लगा था। मीना के चेहरे की भी हवाइयाँ उड़ चुकी थीं। वो कहने लगी, मैथिली भाभी, उस रात हवेली लौटकर कोई आया तो था, लेकिन वह विक्रम नहीं था। मैंने मीना से कहा कि अगर वह विक्रम नहीं था तो फिर भला कौन था? उसने डरते डरते अपने मुंह से जो नाम लिया वह मेरे बड़े ससुर का था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या सच में मेरे बड़े ससुर ने ये सब किया है। मीना कहने लगी कि उन्होंने ही सबको ये बात उस दिन बताई थी कि नंदिनी को उन्होंने खुद किसी गैर आदमी के साथ देखा था और उसके बाद ही नंदिनी भाभी ने ये सब कर लिया। वह पहले चश्मदीद इंसान थे। मेरी उलझन तो ये सब सुनकर अब और भी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरे बड़े ससुर इतना घटिया काम करेंगे और उनकी नीयत में इस कदर खोट होगा। लेकिन अब इस बात को भी मैं आखिर कैसे साबित कर सकती थी? मुझे अब भी कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। मैं भगवान से हर गुजरते दिन के साथ प्रार्थना कर रही थी कि वह मुझे कोई रास्ता दिखाए। कि तभी एक दिन मुझे बाहर आंगन में से किसी औरत के बहुत तेज तेज हंसने खिलखिलाने की आवाज़ें आने लगीं। वह बहुत ही चटपटी और मसालेदार बातें करके मेरी सास के सामने खूब हंस रही थी और बाकी के सब लोग उसकी बातों पर चटकारे भी ले रहे थे, लेकिन बीच बीच में मुंह भी बना रहे थे। वह सर से लेकर पैर तक खूब सजी धजी थी। इतना श्रृंगार तो हम लोग शादियों में भी नहीं करते हैं। मैंने तुरंत ही मीना को बुलाकर पूछा कि ये औरत कौन है, तो वो कहने लगी कि ये तो हमारे गांव की रौनक है। सारे आदमी हर रोज़ इस रौनक के यहाँ पर अपनी हाजिरी दर्ज कराने जाते हैं। पहले तो मुझे उसकी बात समझ नहीं आई। फिर उसने मुझे बताया कि दरअसल ये एक वैश्या है और गांव का लगभग हर एक आदमी इसी के पास जाता है। इसी की वजह से ही यहाँ पर जो बाकी की औरतें जो ये काम करती हैं उनका काम ठीक से नहीं चल रहा। मैंने कहा, भला ऐसा क्यों? इसमें ऐसा खास क्या है? क्या ये कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है? इस पर मीना बोली कि खूबसूरत तो वो सब भी हैं, लेकिन जो बात इसमें है वो बाकी सब में नहीं है। मैंने कहा, भला ऐसा क्या है इसमें? तो मीना ने बताया कि दरअसल इस औरत में एक खास गुण है। ये हर किसी की नकल बहुत अच्छे से उतार लेती है। क्या आवाज़ हो, क्या हाव भाव हो, या किसी का क्या चाल चलन हो, सब कुछ बिल्कुल इस तरह से हूबहू नकल करती है कि कोई भी पहचान ही नहीं पाए। और ये आजकल की जितनी भी हीरोइनें हैं उन सब की नकल उतार लेती है, जिस वजह से जो भी लोग इसके पास जाते हैं उन्हें एक नया ही अंदाज देखने को मिलता है। उन्हें लगता ही नहीं है कि वह हर रोज़ सिर्फ एक औरत के पास आ रहे हैं, बल्कि हर रोज़ उन्हें नई नई औरतों से मिलने का अनुभव होता है। और तो और कई मर्द तो इसे खुद से ही फरमाइश करते हैं कि कभी तुम किसी हीरोइन की नकल करो तो कभी किसी और की, और इसीलिए इस वक्त सबसे ज़्यादा मांग इसी की ही है और इसका ही सिक्का चल रहा है। उसकी ये बात सुनने के कुछ देर के बाद मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैंने वह विचार मीना को बताया तो वो कहने लगी
कि आपका विचार है तो बहुत अच्छा, लेकिन ये बहुत मुश्किल है और सिर्फ हम दोनों इसे अकेले मिलकर पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें हमें एक तीसरे शख्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। पर भला वह कौन होगा जो हमारा इस सब में साथ देगा? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या ये औरत जिसका नाम तारा है, ये इस काम के लिए मानेगी? मैंने कहा, बिल्कुल मानेगी। ये आज जो काम कर रही है वह सिर्फ पैसों के लिए ही तो कर रही है और मैं इसे पैसों में तोल दूंगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि हम अपने इस काम में अपने साथ किसे शामिल करें। फिर बहुत सोचने के बाद मुझे राजवीर से बेहतर कोई नहीं लगा। मैंने जैसे तैसे डरते डरते राजवीर को ये पूरी बात बताई, लेकिन राजवीर मेरी इस बात के लिए तैयार ही नहीं थे। फिर मैंने उन्हें बहुत समझाया कि क्या आप नहीं चाहते कि जो आपका प्यार है उसके माथे पर लगा हुआ कलंक मिटे और जो असली गुनाहगार है वह पकड़ा जाए। बहुत समझाने के बाद जैसे तैसे राजवीर हमारा साथ देने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद राजवीर अपने प्यार को इंसाफ दिलाने के लिए उस वेश्या की चौखट पर जाने के लिए निकल गए और उन्होंने उससे मुंह मांगी रकम देकर इस काम के लिए तैयार कर लिया। पहले तो वह सिर्फ पैसों के लिए ये काम करने को तैयार थी, लेकिन जब उसने देखा कि राजवीर बाकी आदमियों से बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि वह उसे इज्जत दे रहे थे, उसके साथ कायदे से पेश आ रहे थे, तो उसका दिल पिघल गया और फिर वह कहने लगी कि मैं अब इस काम के कोई पैसे नहीं लूँगी, क्योंकि जो इज्जत तुमसे मुझे मिली है वह आज तक कभी किसी आदमी ने मुझे नहीं दी। हमने तारा को बहुत समझाया कि ये काम बहुत ही खतरनाक है, अगर जरा सी भी चूक हुई तो ना जाने क्या होगा। पर तारा कहने लगी कि बचपन से आज तक वह ना जाने कितने ही खतरों को लांघती हुई यहाँ तक पहुँची है। पूरी जिंदगी वह एक ऐसे घटिया दलदल में डूबी रही। कम से कम अब जब एक अच्छा काम करने का मौका मिला है तो उसे तो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। मैं तारा का बड़ा दिल देखकर बहुत खुश थी। मैं यही सोच रही थी कि हम वैश्याओं को बुरी नज़र से देखते हैं, पूरा समाज और समाज के लोग उन पर थूकते हैं, उनमें कमियां निकालते हैं, लेकिन जो मर्द दिन के उजाले में उन पर उंगलियां उठा रहे होते हैं, वही मर्द फिर रात होते ही उनके दरवाजों पर लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं और उनकी खूबसूरती में हजारों अल्फाजों की शायरियां कहने लगते हैं। यहाँ पर सोचने वाली बात तो यही है कि चरित्र किसका गिरा हुआ है, उन वैश्याओं का या फिर उन मर्दों का जो अपने चेहरे पर नकाब ओढ़कर घूम रहे हैं, जो खुद उनके पास चलकर जाते हैं। हमारे समाज की यही विडंबना है कि घूम फिर कर हर चीज़ में गलती सिर्फ औरतों की ही निकाल दी जाती है। खैर, तारा के तैयार होने के बाद हमने अपनी योजना को आगे बढ़ाया और सबसे पहले हमारे कहे अनुसार तारा ने घर के एक एक सदस्य को नंदिनी दीदी बनकर डराना शुरू कर दिया और उसने नंदिनी दीदी के जैसी आवाज़ निकालकर सबको इस बात की धमकी दी कि अब वह अपने असली गुनाहगार को सजा देने वाली है, उसे मारने वाली है। सबसे पहला निशाना हमने गीता दीदी को बनाया, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही नंदिनी दीदी से डर रही थी। कुछ ही दिनों में हवेली में सबके चेहरे पर खौफ नज़र आने लगा था। हर किसी के जहन में मौत का डर बैठ चुका था। एक बड़े तांत्रिक को बुला लिया गया था और हमें भी बस इसी दिन का इंतजार था। तांत्रिक को भी हमने पैसे देकर खरीद लिया और उसे अपने ही प्लान में शामिल कर लिया। फिर उसने हमें ऐसी चीज़ें दी जिससे ये साफ साबित हो जाए कि नंदिनी दीदी वाकई में भूत बन चुकी हैं। और तांत्रिक ने वहाँ पहुँचते ही जैसे ही पूजा पाठ शुरू किया, तारा नंदिनी दीदी का भेष धरे हुए उसी कमरे से बाहर निकली जहाँ वह जली थी। ये देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं, जबकि असलियत ये थी कि उस दरवाजे को हम लोगों ने खोल दिया था। इसके बाद तांत्रिक ने एक केमिकल की मदद से सामने दीवार पर जब पानी फेंका तो उस पर खून से अपने आप ये लिख गया कि मैं अपने गुनाहगार को सजा देने आ गई हूँ, जिससे पढ़कर तो वहाँ पर खड़े हुए सभी लोगों की रूह कांप गई थी। फिर तारा जली हुई चमड़ी लगाकर, जो कि पूरी तरह से नकली थी, उसके साथ आंगन में सबके सामने खड़ी हो गई और उसने अपनी दहशत भरी भयानक आवाज़ में सब लोगों को धमकाना शुरू कर दिया कि जो असली गुनाहगार है वह खुद ही सबके सामने आ जाए और सबके सामने अपना गुनाह कबूल कर ले
वरना इस पूरे खानदान को मैं अभी इसी वक्त चुटकियों में खत्म कर दूंगी। फिर तुम्हारे इस वंश को चलाने वाला कोई भी नहीं बचेगा। लेकिन अभी तक कोई भी आगे नहीं बढ़ा था, इसीलिए तारा ने सबसे पहला निशाना फिर मीना को बनाया। मीना भी बहुत अच्छा ड्रामा कर रही थी। उसने ठीक ऐसे दिखाया जैसे नंदिनी दीदी का भूत उसका सर पटक पटक कर उसे अभी मार डालेगा। वह बहुत अच्छे से अपने आप को कभी दीवार पर तो कभी जमीन पर पटक रही थी। और कुछ ही देर बाद मैंने जो नकली खून उसे दिया था वह सब उसके शरीर से बहने लगा, जिसे देखकर सबकी रूह कांपने लगी थी। घर के खिड़की दरवाजे सब बार बार बंद हो रहे थे, खुल रहे थे। ये काम भी राजवीर ने अपने कुछ विश्वास पात्री लोग थे उनसे अच्छे से करवा लिया था। लेकिन मीना के साथ ये सब होने के बाद भी कोई आगे नहीं बढ़ रहा था कि तभी फिर तारा ने मेरे कहे अनुसार राजवीर को निशाना बनाया। क्योंकि मीना तो बाहर वाली थी, लेकिन राजवीर तो घर के ही वंश थे। जैसे ही राजवीर पर हमला होते हुए वहां खड़े सभी लोगों ने देखा, तभी मेरे सास ससुर घुटनों पर बैठकर तारा या फिर कहूँ कि नंदिनी दीदी के सामने दुहाई मांगने लगे और भीख मांगते हुए कहने लगे कि हमसे गलती हो गई है। हमें नहीं पता कि तुम हमें किस गुनाह की सजा दे रही हो, लेकिन हमारे बेटे को छोड़ दो। हम आज के बाद कभी भी तुम्हारे चरित्र पर कोई तोहमत नहीं लगाएंगे। ये सब देखकर गीता दीदी बुरी तरह से दहशत से भर गई और वह अचानक ही रो रो कर कहने लगी कि आप लोग सच क्यों नहीं बता देते? आखिर कब तक अपने इस गुनाह को छुपाते रहेंगे? आप लोग गुनाहगार हैं और आपके गुनाह की सजा हम सबको क्यों मिल रही है? गीता की बात सुनकर सब लोग उस तरफ देखने लगे जिधर वह देखकर बोल रही थी। वह मेरे बड़े ससुर और विक्रम के सामने भीख मांग रही थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी तारा ने गीता के डर का फायदा उठाते हुए उसे ऐसे दिखाया कि वह अब गीता पर हमला करने वाली है। वह जैसे ही उसकी तरफ आगे बढ़ी, गीता ने अपना आपा खो दिया। उसे अपनी जान जाने का डर बैठ गया था और फिर उसने चिल्ला चिल्ला कर खुद ही सबको बता दिया कि नंदिनी भाभी उस रात खुद नहीं मरी थी, बल्कि उन्हें तो मारा गया था और उनके साथ ये सब करने वाला और कोई नहीं बल्कि पापा और बड़े भैया हैं। अब सबके सामने सच आ चुका था, एक ऐसा सच जो लावा बनकर सबके कानों में उतरा तो हर किसी के कान के पर्दे लगभग फट चुके थे। किसी को भी अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि गीता ये सब क्या कह रही है। और एक सवाल ये भी था कि इसका मतलब इस सब सच्चाई के बारे में गीता को पहले से ही सब कुछ पता था। इसके बाद तारा ने गीता को धमकी दी कि अगर तूने सबको सच सच नहीं बताया तो मैं तुझे अभी 4 टुकड़ों में बांट दूंगी। इसके बाद गीता ने रो रो कर सबको जो कुछ भी बताया। उसे सुनकर तो सबकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। गीता ने कहा कि उस रात जब शादी में घर के सभी लोग गए हुए थे तो आधी रात को मुझे अचानक भाभी के चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। मैं जैसे ही दौड़कर कमरे में गई तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। जब मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो मैंने अंदर विक्रम भैया को भाभी के साथ देखा। उन्होंने भाभी की जिंदगी खराब कर दी थी। वह बहुत बुरी तरह से रो रही थी और उनसे भीख मांग रही थी कि वह कैसे भी करके उन्हें छोड़ दे। लेकिन विक्रम भैया उस वक्त नशे में इस कदर डूबे हुए थे कि उन्हें कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उन्हें उनकी ना तो इज्जत की परवाह थी, ना दर्द और तकलीफ की। उन्होंने उनके बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। उनका बच्चा बुरी तरह से गला फाड़ फाड़ के रो रहा था और इधर मैं दरवाज़ा पीट रही थी। लेकिन दरवाज़ा तभी खुला जब सब कुछ उजड़ चुका था। उसके थोड़ी ही देर के बाद पापा हवेली लौट आए। उन्हें देखते ही मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया कि विक्रम भैया ने कितना बड़ा गुनाह भाभी के साथ कर दिया है। मुझे तो यही लगा था कि अब पापा भैया को सजा देंगे, लेकिन पापा ने जो भी किया मुझे आज तक उस बात पर यकीन नहीं हुआ कि मेरे पापा जो पूरे गांव वालों के साथ इंसाफ करते थे वह खुद अपने घर में ही इंसाफ नहीं कर पाए। उन्होंने भाभी के मुन्ना को कमरे से उठाकर मेरी गोद में डाल दिया। मुझे पहले तो समझ में नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है और उसके बाद दरवाज़ा बंद करके उनके कमरे में मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। भाभी बुरी तरह से चीखती रही, चिल्लाती रही और रो रो कर इस बात की दुहाई मांगती रही कि कम से कम उनके लिए ना सही लेकिन उनके बच्चे की खातिर ही उनकी जान बख्श दे, क्योंकि उनके मर जाने के बाद उनके छोटे से बच्चे का क्या होगा।
पर ये दोनों राक्षस उस वक्त अपने ही घमंड में चूर थे। इन्हें अपनी इज्जत उनकी जान से ज़्यादा प्यारी लग रही थी। ये नहीं चाहते थे कि किसी को भी इनकी काली करतूतों के बारे में पता चले। ये अपने पुत्र मोह में इतने अंधे हो गए कि उसकी करतूत को ढकने के लिए इन्होंने एक बीवी, एक माँ और एक बहू की जान ले ली और एक छोटे से बच्चे को अनाथ कर दिया। भाभी चिल्ला चिल्ला कर अपने जीवन को छोड़कर चली गई और मैं सब कुछ देखते हुए भी उन्हें नहीं बचा पाई। पापा ने मुझे भी धमकी दी थी कि अगर गलती से भी मैंने किसी के भी सामने अपना मुंह खोला तो मेरे साथ भी बहुत बुरा होगा। उनकी इस धमकी से मैं भी बहुत डर गई थी और फिर इसीलिए मैंने आज तक ये सच्चाई कभी किसी को नहीं बताई। और भैया वो तो इतने बेशर्म निकले कि उन्हें इस पाप का कोई भी मलाल ही नहीं। वह तो अपनी जिंदगी आज भी आराम से ही जी रहे थे और मैं यहाँ हर दिन सदमे से मर रही थी। पापा को तो ये सब करके भी चैन नहीं मिला। उन्होंने भाभी के चरित्र को भी पूरी तरह से सारे गांव वालों के सामने तार तार कर दिया, सिर्फ अपने इस कपूत की इज्जत को बचाने के लिए, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि उनकी बात पर हर कोई आंख बंद करके यकीन कर लेगा। पूरा सच सुनने के बाद हर किसी की आंखों से आंसू बह रहे थे। राजवीर भी बहुत बुरी तरह से रो रहे थे। वह कहने लगे, मैंने कहा था ना तुम सबसे कि मेरी नंदिनी कभी गलत नहीं हो सकती। वह सिर्फ मुझसे प्यार करती थी, लेकिन कभी किसी ने भी मेरी बात का यकीन नहीं किया। वह धोखेबाज नहीं थी, वो सिर्फ मेरी ही थी। इस सब के होने के बाद गांव के भी काफ़ी लोग आंगन में इकट्ठे हो गए थे और उन सब लोगों ने भी अपने कानों से पूरी सच्चाई सुन ली थी। हर कोई मेरे बड़े ससुर और उनके बेटे पर थूक रहा था। इसके बाद वह लोग रो रो कर अपने किए की माफ़ी मांगने लगे। बड़े ससुर बोले, ये सब कुछ मैंने अपने बेटे के मोह में आकर किया, लेकिन हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। विक्रम बोला, जब से राजवीर की शादी होकर आई थी तब से ही मेरी नज़र उसकी पत्नी पर थी, पर मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। शादी वाली रात मेरे लिए बहुत अच्छा मौका था, क्योंकि उस वक्त घर में कोई नहीं था सिवाय मीना और गीता के। गीता का तो मुझे कोई डर नहीं था, लेकिन बस मीना को किसी भी तरह से मैं अपने रास्ते से हटाना चाहता था। इसीलिए मैंने अपने एक आदमी से कहकर उस रात मीना के पति को, जब वह नशे में डूबा हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था, तो उसे धक्का देकर नाले में गिरवा दिया और फिर ये खबर हवेली पहुंचवा दी कि उसके पति को तो बहुत चोट आ गई है, जिसे सुनकर मीना अस्पताल दौड़ी चली गई। और इसके बाद मैंने अपने एक दोस्त की मोटरसाइकिल उठाई और सीधा हवेली आ गया। मैं हवेली किसी की भी गाड़ी से नहीं आया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी को भी गलती से ये पता चले कि मैं उस रात हवेली आया था। मैंने सोचा था कि मैं अपना काम ख़त्म करके वापस शादी में लौट जाऊंगा और फिर किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मेरे बड़े ससुर कहने लगे कि मैं उस रात विक्रम को मोटरसाइकिल से सबकी नज़रों से बचते हुए कहीं जब जाते देखा तो मुझे उस पर शक हुआ। इसीलिए मैं तुरंत ही गाड़ी से उसका पीछा करते हुए यहाँ आया और मैं ये देखकर हैरान रह गया था कि ये हवेली वापस आया था। लेकिन आखिर क्यों? पर जब तक मैं हवेली आया तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। अब मेरे सामने अपनी इज्जत बचाने का बस एक ही रास्ता बचा था और फिर मैं वह गुनाह कर बैठा। इसके बाद मैं विक्रम को लेकर वापस शादी में चला गया ताकि किसी को भी हम पर शक ना हो, और अगली सुबह भोर में मैं ही सबसे पहले हवेली आ गया ताकि नंदिनी को ही गुनाहगार साबित कर दूं। उन दोनों बाप बेटों ने अपने गुनाह को कबूल कर लिया था। इसके बाद तारा ने सबके सामने अपनी सच्चाई खोल कर रखी, जिसे देखकर वहाँ खड़ा हर शख्स दंग रह गया था। फिर मैंने सबको बताया कि सच्चाई को सामने लाने के लिए ही हम सब ने मिलकर ये नाटक रचा था, ताकि नंदिनी दीदी के साथ जो कुछ भी हुआ है वह सच्चाई सभी के सामने आ सके। और आज जो सच सामने आया है उसके बारे में तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। तभी वहाँ सभी इस बात की मांग उठाने लगे कि अब पुलिस को बुलाया जाए और इन दोनों बाप बेटों को गिरफ्तार करवाया जाए। सबकी सहमति यही थी। इसीलिए तुरंत ही इस फैसले पर अमल करने के लिए पुलिस थाने में फ़ोन मिलाया जाने लगा। लेकिन कुछ पल में ही जहां पहले सब कुछ शांत था, अचानक भयानक तूफान आ गया। इतनी तेज हवा चलने लगी कि किसी को कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे तूफान आ गया हो। सब कुछ इधर उधर उड़कर गिर रहा था कि तभी किसी ने अचानक से जोर की आवाज़ लगाई और ऊपर की तरफ इशारा किया।
हम सब ने जैसे ही ऊपर देखा तो सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। ऊपर वही साया दिख रहा था जो आज तक सबको दिखता आया था। डर और दहशत से सबकी जान गले में हिलक गई थी। और फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। उस अंटिया पर लगा हुआ वो झंडा सीधा नीचे आकर गिरा और वह लोहे का सरिया उन दोनों बाप बेटों को चीरता हुआ निकल गया और उनकी वहीं ऐन मौके पर मौत हो गई। इंसाफ हो चुका था। नंदिनी दीदी को इंसाफ मिल भी चुका था। इसीलिए उन दोनों दुष्ट पापियों के प्राण पखेरु उड़ते ही नंदिनी दीदी का वो साया भी तेज रोशनी के साथ धुआं धुआं होकर कहीं गायब हो गया, या ये कहूँ कि उन्हें मुक्ति मिल गई थी। इस भयानक नज़ारे को देखकर हर कोई सदमे में था। एक हफ्ते के बाद सब कुछ शांत हो गया था। मेरे सास ससुर, मैं, मुन्ना, राजवीर और मीना अब गांव के पास ही बनी हुई दूसरी कोठी में आकर रहने लगे थे। हमने हमेशा के लिए उस हवेली को छोड़ दिया था क्योंकि उस हवेली से बहुत बुरी यादें जुड़ी हुई थीं। शायद नंदिनी दीदी ने इतने दिनों तक बड़े ठाकुर और उसके बेटे को इसलिए बख्श रखा था क्योंकि वह सबसे पहले ये चाहती थी कि उन पर जो लांछन लगाया गया है वह किसी भी तरह से हट जाए। जो असली सच्चाई है वह सबके सामने आए। और जैसे ही सारा सच सबके सामने उजागर हुआ, उन्होंने अपने गुनाहगारों को खुद ही सजा दे दी थी। धीरे धीरे फिर 3 महीने बीत चुके हैं और अब राजवीर जी बहुत खुश हैं क्योंकि उनके पहले प्यार को इंसाफ मिल चुका था। पूरे गांव वालों के सामने जो हकीकत थी वो सामने आ चुकी थी। अब मेरे और राजवीर के बीच में नज़दीकियां बढ़ने लगी हैं। वह मुझे अपनी पत्नी के अधिकार भी देने लगे हैं। मैं उनके साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिता रही हूँ। लेकिन आज भी हम दोनों नंदिनी दीदी को याद करते हैं, उनकी बातें करते हैं। उस दिन के बाद से नंदिनी दीदी का साया हमें कभी नहीं दिखा क्योंकि अब उन्हें मुक्ति मिल चुकी थी और उन्हें शायद अब ये विश्वास भी हो गया था कि उनके मुन्ना की परवरिश मुझसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता था। मैंने राजवीर के सामने फिर ये इच्छा जाहिर की कि मैं कभी भी अपनी औलाद को पैदा नहीं करूंगी क्योंकि मैं मुन्ना के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना चाहती थी। मेरे इस फैसले को राजवीर ने भी खुले दिल से स्वीकार किया। मीना का भी मैंने उसके पियक्कड़ पति से तलाक करवा दिया और अपने ही पहचान के एक बहुत ही सुलझे हुए लड़के से उसकी शादी करवा दी है और आज वह हंसी खुशी अपना जीवन जी रही है। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा लिखी हुई ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें।